हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं एक बार फिर इस आर के क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम बात कर रहे थे साइंस के अंदर धातु और अधातु के बारे में हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पहले वाले वीडियो में धातु के बारे में पढ़ लिया था, जो कि हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था। ठीक है दोस्तों, आज हम क्या करने वाले हैं, अधातु के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं अधातु के बारे में। ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों, अधातु के सबसे पहले जैसे हमने धातु के बारे में सामान्य जानकारी देखी, उसी प्रकार हम अधातु के सामान्य जानकारी के बारे में देखते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले दोस्तों, देखो दोस्तों, इसके ऊपर लिख देते हैं यहाँ पर सामान्य जानकारी। ठीक है दोस्तों, देखो दोस्तों, सामान्य जानकारी बात करें तो सबसे पहले बात करें इसकी, तो इस पर जो आवेश होता है, अधातु के ऊपर जो आवेश होता है वो कौन सा होता है, ऋणायन आवेश होता है। कौन सा होता है दोस्तों, ऋणायन आवेश होता है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों जैसे इसमें अवस्थाएं की बात करें, इनमें कौन कौन सी अवस्थाएं पाई जाती है, तो इनमें तीनों अवस्थाएं पाई जाती है। तीनों कौन कौन सी पाई जाती है, ठोस पाई जाती है, द्रव के रूप में भी पाया जाता है और गैस के रूप में भी पाया जाता है। कौन सी, अधातु। ठीक है दोस्तों, द्रव के रूप में बात करें तो द्रव के सबसे अच्छा एग्जाम्पल कौन सा है, उसका एग्जाम्पल है ब्रोमीन। कौन सा है दोस्तों, ब्रोमीन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है दोस्तों, बहुत बार एग्जाम पूछा गया है ये, तो ध्यान रखना ब्रोमीन। ठीक है। बात करें दोस्तों अधातु, तो ये जो अधातु होती है ये क्या होती है, विद्युत की कुचालक होती है। क्या होती है दोस्तों, विद्युत की विद्युत की कुचालक होती है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसमें कुछ अपवाद भी है। अपवाद का मतलब बोले, अपवाद अपवाद का मतलब क्या है, यानी कि कुछ अधातु ऐसी भी है जो विद्युत की सुचालक होती है। जैसे कि हम बात करें ग्रेनाइट। क्या है दोस्तों, ग्रेनाइट और फुलरीन, ये एकमात्र दो अधातु वो है जो क्या है, विद्युत की सुचालक है। क्या है दोस्तों, विद्युत की सुचालक, यहाँ लिख सकते हैं यहाँ सुचालक। ठीक है दोस्तों, ये आ गया। बात करें दोस्तों इनके जो गलनांक बिंदु है, गलनांक बिंदु गलनांक बिंदु क्या होते हैं, कम होते हैं। यानी गलनांक बिंदु का जो मान होता है वो क्या होता है, कम होता है। अब वही बात दोस्तों, इसमें इसमें भी एक अपवाद आता है। क्या आता है अपवाद, जैसे देखो कार्बन। कार्बन है, कार्बन क्या है, एक धातु है। ठीक है दोस्तों, कार्बन अधातु है, लेकिन कार्बन से एक बना होता है हीरा। क्या होता है दोस्तों, हीरा होता है, जो किससे मिलकर बना होता है, वो कार्बन से मिलकर बना होता है। इसका गलनांक की बात करें तो इसका गलनांक कितना होता है, 4726 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है दोस्तों, तो ये एकमात्र अधातु है। अधातु का एग्जाम्पल कौन सा है, हीरा, जिसका गलनांक बिंदु का मान उच्च होता है। क्या होता है दोस्तों, गलनांक बिंदु का मान अधिक होता है। वैसे सामान्यतः अधातु का गलनांक क्या होता है, बिंदु कम होता है। ठीक है दोस्तों, ये अपवाद है हीरा। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, अब बात करें एक जानकारी वो देखिए इसकी, तो एक जानकारी कौन सी है, ये जो अधातु होती है वो चमकीली नहीं होती है। क्या दोस्तों, ये चमकीली नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, चमकीली नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना। इसमें भी अपवाद आ जाते हैं, तो अपवाद कौन कौन से हैं, हीरा और गेपराइट, ये दोनों अधातु है, लेकिन ये क्या होती है, ये दोनों चमकीली होती है। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना। ठीक है। अब हम, ये हो गई हमारे अधातु की सामान्य जानकारी। अब क्या करेंगे दोस्तों, जो एक ही हम अधातु लेंगे उसका उपयोग देखेंगे, उसकी खोज देखेंगे कि हम इसका क्या क्या यूज़ करते हैं हमारे दैनिक जीवन में। ठीक है दोस्तों, जो कि हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम बात करते हैं नाइट्रोजन की। किसकी, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन क्या है, एक अधातु है। ठीक है दोस्तों, तो नाइट्रोजन की बात करें तो इसकी खोज किसने की थी, सबसे पहले इसकी खोज देखते हैं। तो खोज किसने की थी दोस्तों, रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। किसने, रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने। बहुत बार एग्जाम पूछा गया है दोस्तों, ध्यान रखना। ठीक है। और दोस्तों इसका यूज करें, यूज की बात करें तो इसका यूज करते हैं जो लिक्विड, यानी कि जो द्रवित द्रवित अवस्था में जो नाइट्रोजन होता है उसका हम प्रयोग करते हैं। कहाँ पर करते हैं, फ्रीज और एसी के या एसी में प्रशीतक के रूप में। क्या दोस्तों, प्रशीतक के रूप में। ठीक है दोस्तों, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। द्रवित नाइट्रोजन का प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं, फ्रीज और एसी के अंदर करते हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, ये होगा एक उपयोग। दूसरे उपयोग की बात करें तो इसका दूसरा उपयोग की बात करें तो इसका जो ये चिप पैकेट होते हैं, तो चिप्स चिप्स वगैरह होते हैं ना, इसकी जो पैकिंग होती है, चिप्स पैकिंग, इसमें जो यूज है, जो गैस होती है वो कौन सी गैस होती है, N2 गैस होती है। ठीक है दोस्तों, तो N2 गैस का प्रयोग किसमें करते हैं हम, तो चिप्स पैकेट होते हैं उसके उसके अंदर हम प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हो गया नाइट्रोजन। ठीक है। अब हम और उपयोग की बात करें जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, टायर टायरो और
एरोप्लेन यानी कि हवाई जहाज। क्या दोस्तों, टायरों और हवाई जहाज के जो टायर होते हैं, मतलब यहाँ यहाँ लिख दो, हवाई जहाज के टायरों में, हवाई जहाज के टायरों में इसका हम उपयोग करते हैं। ये भी दोस्तों बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, ये हो गया इसका एक और उपयोग। ठीक है दोस्तों, एक दोस्तों एक उपयोग और करते हैं, आपको आगे बताता हूँ। और दोस्तों इनके उपयोग की बात करें तो, और यहाँ पर नाइट्रोजन गैस का कहाँ उपयोग करते हैं। एक दोस्तों जो ये आइसक्रीम होती है, आइसक्रीम बनाने में इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों जो ये नाइट्रोजन होती है, इनके जो द्रवित अवस्था होती है नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन की द्रवित अवस्था होती है, इसका उपयोग हम करते हैं जो हमारे अंग होते हैं, अंग या प्रजनन कोशिका, अंग या प्रजनन कोशिका। ठीक है दोस्तों, क्या बात करें, मर्द शरीर यानी कि मरा हुआ शरीर, डेड बॉडी। ठीक है, और ठीक है दोस्तों, बात करें रुधिर, तो इन सब का हम कहाँ पर है, इनका संरक्षण करने के लिए हम कहाँ पर रखते हैं इनको, इनको हम सभी में कहाँ रखते हैं, द्रवित अवस्था के अंदर रखते हैं। नाइट्रोजन को द्रवित अवस्था होती है, इन सभी में इनको रखते हैं, जैसे अंग हुआ, प्रजनन कोशिका हुआ, मृत शरीर हुआ, ब्लड वगैरह, इन सभी को हम कहाँ पर रखते हैं, इनको द्रवित नाइट्रोजन के रूप में, द्रवित नाइट्रोजन के अंदर रखते हैं। ठीक है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, ये हो गया नाइट्रोजन के बाद। एक दोस्तों ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, जो हेबर प्रक्रम होता है, हेबर प्रक्रम। तो हेबर प्रक्रम में किसका निर्माण करते हैं, हेबर प्रक्रम में हम किसका निर्माण करते हैं दोस्तों, इसका निर्माण करते हैं अमोनिया का। किसका करते हैं, अमोनिया का। कैसे करते हैं, जैसे कि देखो, जैसे कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, इन दोनों का हम अगर संयोग करें तो किसका निर्माण होता है, NH3 यानी कि अमोनिया का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, इसके साथ ऊष्मा का निर्माण होता है। तो इस ऊष्मा के निर्माण के कारण ये कौन सी अभिक्रिया हो गई, ये हो गई दोस्तों उष्मा सेपी अभिक्रिया। कौन सी दोस्तों, उष्मा सेपी रिएक्शन अभिक्रिया हो गई। ठीक है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि हेबर प्रक्रम में जो अमोनिया निर्माण होता है वो कौन सी अभिक्रिया के द्वारा होता है, तो कौन सी अभिक्रिया के द्वारा होता है, उष्मा सेपी अभिक्रिया के द्वारा होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसमें उष्मा का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हेबर प्रक्रम। एक दोस्तों इसमें ध्यान रखना, जो इसकी शर्त होती है हेबर प्रक्रम में, जो शर्त होती है, शर्त क्या होती है, इसकी शर्त होती है दोस्तों उच्च दाब, उच्च ताप, उच्च दाब और निम्न ताप। ठीक है दोस्तों, उच्च दाब और निम्न ताप, ये भी दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में ये रिपीट हो चुका है। ठीक है दोस्तों, इसके लिए शर्त कौन सी है, उच्च दाब और निम्न ताप। तो उच्च दाब कितना होता है ये भी ध्यान रख लो, तो 200 से कितना दोस्तों, 900 एटमोस्फियर, कितना, 200 से 900 एटमोस्फियर इसका क्या होता है, दाब होता है। ठीक है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला, ये हेबर प्रोग्राम। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, एक दोस्तों इसमें ध्यान रखना, जो इसमें जो हम उत्प्रेरक काम में लेते हैं, ये भी बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। इसमें जो उत्प्रेरक काम में लेते हैं, उत्प्रेरक क्या होता है, उत्प्रेरक वो होता है जो हम रासायनिक अभिक्रिया में इसका उपयोग करने पर रासायनिक अभिक्रिया की जो वो दर होती है, रिएक्शन करने की दर होती है, वो बढ़ जाती है। तो इसलिए हम उत्प्रेरक काम में लेते हैं। तो उसमें जो उत्प्रेरक होता है वो कौन सा होता है, Fe यानी कि आयरन। तो आयरन किस में उपयोग होता है, हेबर प्रक्रम में, अमोनिया के निर्माण में किसका उत्प्रेरक काम करता है, ये आयरन उपयोग को हम काम में लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान देना, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये हो गया दोस्तों नाइट्रोजन। ठीक है दोस्तों, एक बार रिपीट कर लेते हैं क्योंकि ये एग्जाम में बहुत बार इनके क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं नाइट्रोजन के बारे में। तो नाइट्रोजन हमने क्या क्या पढ़ा है, इसकी खोज किसने की थी, रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। इसका हम उपयोग करते हैं, इसका हम यूज करते हैं। तो द्रवित नाइट्रोजन का उपयोग हम फ्रिज व AC के प्रशीतक के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, चिप जो पैकेट्स होते हैं इनके नाइट्रोजन गैस का उपयोग करते हैं। ठीक है, जो हवाई जहाज के टायर होते हैं इनमें भी हम किसका प्रयोग करते हैं, नाइट्रोजन गैस का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। बात करें दोस्तों, जो नाइट्रोजन गैस होती है इसका हम प्रयोग कहाँ पर करते हैं, आइसक्रीम बनाने में इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, और इसका द्रवित अवस्था में हम, जो द्रवित अवस्था होती है इसमें हम किन किन अंगों को हम रख सकते हैं, अंग, प्रजनन कोशिका, मर्द शरीर और रुधिर, इन सभी को हम संरक्षण करने के लिए नाइट्रोजन, द्रवित नाइट्रोजन का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, एक दोस्तों इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिलाने पर अमोनिया का निर्माण होता है और साथ ही उष्मा का निर्माण होता है। तो उष्मा का निर्माण होने के कारण इसको हम क्या बोलते हैं, उष्मा सेपी रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, वो दोस्तों ये प्रोग्राम किससे संबंधित है, अमोनिया के निर्माण से संबंधित है। वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में ये पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, उसकी शर्त की बात करूँ तो ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि इसकी शर्त क्या होती है हेबर प्रोग्राम के लिए। तो इसकी हेबर प्रोग्राम के लिए क्या होती है दोस्तों,
शरत क्या होती है? उच्च दाब व निम्न दाब इसकी शरत होती है, और इसका उच्च दाब कितना होता है? 200 से 900 एटमोसफेयर इसका दाब होता है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारे पास नाइट्रोजन। अब हम बात करिए हाइड्रोजन के बारे में। किसके दोस्तों? हाइड्रोजन के बारे में। ये भी बहुत बार एग्जाम में इनके क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बात करिए हाइड्रोजन। ठीक है दोस्तों, हाइड्रोजन की बात करिए तो सबसे पहले हम देखते हैं इसकी खोज किसने की थी। तो इसकी खोज की थी दोस्तों एंटोनी एंटोनी लेवोजियर। किसने की थी दोस्तों? एंटोनी लेवोजियर नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। ठीक है दोस्तों, बात करिए हाइड्रोजन गैस का नाम किसने दिया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नाम किसने दिया था? इसका नाम दिया था दोस्तों हेनरी कैंडविस। किसने दिया था? हेनरी कैंडविस। ठीक है दोस्तों, दोनों में कॉन्फ्यूज मत हो जाना। एक तो है इसकी खोज किसने की थी? एंटोनी लेवोजियर ने इसकी खोज की थी, और इसका एक नाम किसने दिया था? इसका नाम दिया था हेनरी कैंडविस नामक वैज्ञानिक ने इसका नाम दिया था। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हाइड्रोजन के बारे में। ठीक है, इसकी हाइड्रोजन के बारे में बात करें तो ये विश्व में पाया जाने वाला अधिक मात्रा में तत्व होता है। अधिक मात्रा में तत्व तत्व है। ठीक है दोस्तों, विश्व में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? वो हाइड्रोजन तत्व है। ठीक है दोस्तों, बात करें दोस्तों, ये सबसे हल्की गैस होती है। सबसे हल्की गैस होती है। ठीक है दोस्तों, बात करें दोस्तों इसका नेक्स्ट उपयोग, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको सबसे अच्छा ईंधन माना जाता है। सबसे अच्छा ईंधन माना जाता है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया इसके हाइड्रोजन के बारे में। ठीक है दोस्तों, एक और याद रखना, ये याद रखना, इसका जो द्रवित हाइड्रोजन होता है, इसका हम उपयोग कहाँ करते हैं? इसका उपयोग करते हैं हम रॉकेट ईंधन के रूप में। कहाँ पर दोस्तों? रॉकेट ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, रॉकेट ईंधन के रूप में हम क्या करते हैं? इसका यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका एक उपयोग वो भी करते हैं, जैसे कि देखो यहाँ पर जो वनस्पति घी होती है, यानी हाइड्रोजनीकरण हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया, ये क्या होती है? जो ये वनस्पति घी होती है, ठीक है दोस्तों, इसको क्या करता है? ये वनस्पति घी का मतलब बोले तो CH2 ठीक है दोस्तों, इसका हम उत्प्रेरक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? हाइड्रोजन गैस का प्रयोग करते हैं। तो हाइड्रोजन गैस का प्रयोग करने पर ये क्या बन जाता है? CH3 ठीक है दोस्तों, ये याद रखना, वनस्पति घी के रूप में हम उत्प्रेरक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? हाइड्रोजन गैस का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना। इसके बाद बात करें दोस्तों इसके समस्थानिक समस्थानिक कौन कौन से होते हैं? 1H1 1H2 दोस्तों, 1H3, ये होते हैं इनके समस्थानिक। इनको क्या बोलते हैं हम? इनको बोलते हैं हम प्रोटियम। क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको हम क्या बोलते हैं? प्रोटियम इसको बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको क्या बोलते हैं हम? प्रोटियम बोलते हैं। और बात करें इसको इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम ड्यूरेडियम। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम? ट्रिटियम। क्या बोलते हैं दोस्तों? ट्रिटियम इसको बोलते हैं। बहुत बहुत दोस्तों ये एग्जाम पूछा गया है कि हाइड्रोजन, 4 ऑप्शन देते थे, उसमें से पूछ देते हैं कि कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। तो आपको ये याद रखना है, तीनों कौन कौन से? प्रोटियम हो गया, ड्यूटेरियम हो गया, ट्रिटियम हो गया। ठीक है दोस्तों, ठीक है, इसका जो ये ड्यूटेरियम होता है, इसी ड्यूटेरियम, जैसे कि ड्यूटेरियम में किसी मिलकर बना होता है? ड्यूटेरियम मिलकर बना होता है DO2। ठीक है दोस्तों, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं भारी जल। क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको हम बोलते हैं भारी जल। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हाइड्रोजन के बारे में। ठीक है दोस्तों, एक दोस्तों ये याद रखना जी, की जो ये H2 होता है, H2O, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं सर विलायक। क्या बोलते हैं दोस्तों? सर विलायक इसको बोलते हैं। ठीक है, इसका जल का जो H2 होता है, इसका अधिकतम घनत्व, या बोले तो न्यूनतम आयतन। देखो दोस्तों, जो घनत्व हम क्या लिखते हैं? द्रव्यमान बटे हुए आयतन। क्या लिखते हैं? द्रव्यमान बटे हुए आयतन। अगर इसका घनत्व अधिकतम है
अगर इसका घनत्व अधिकतम है तो इसका आयतन क्या होगा, कम होगा। तो अधिकतम आयतन या न्यूनतम आयतन तो कितने पर होता है दोस्तों, ये होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। कितना होता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये होता है। ठीक है दोस्तों, बात करिए केल्विन में, तो केल्विन में कितना होता है दोस्तों, ये भी देख लेते हैं कि केल्विन, तो केल्विन में कितना होता है, इसमें 4 में हम क्या करते थे, 273 केल्विन जोड़ देते हैं, तो इससे कितना हो जाता है, 277 केल्विन, ये केल्विन में माना जाता है। ठीक है दोस्तों, बात करिए दोस्तों जो न्यूनतम घनत्व, अब बात करिए न्यूनतम घनत्व। अब न्यूनतम घनत्व होगा तो इसका आयतन का मान ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। जैसे देखो दोस्तों, अगर आयतन का मान ज़्यादा होगा तो आयतन में बड़ी संख्या में, अगर बड़ी संख्या बढ़ा देंगे तो घनत्व का मान कम आएगा। ठीक है, अगर आयतन कम है या अगर कम संख्या बढ़ा देंगे तो घनत्व ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। ठीक है दोस्तों, तो न्यूनतम घनत्व होने पर बात करें तो इसका आयतन क्या हो जाता है, अधिक आयतन हो जाता है। क्या दोस्तों, अधिक आयतन हो जाता है। वो कितना होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका अधिकतम आयतन होता है। केल्विन में बात करें तो केल्विन में कितना होता है, 273 केल्विन ये हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हाइड्रोजन के, ये दोस्त जल के बारे में। ठीक है दोस्तों, H2O के बारे में ये हो गया। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करें CO2, कार्बन डाई ऑक्साइड गैस के बारे में। कौन सी दोस्तों, CO2 के बारे में बात करें। ठीक है दोस्तों, तो CO2 को हम कहाँ पर प्रयोग करते हैं, इसको प्रयोग करते हैं कोल्ड ड्रिंक के रूप में। कोल्ड ड्रिंक में जो गैस होती है वो कौन सी होती है, CO2 गैस होती है। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना। इसका उपयोग हम कहाँ पर करते हैं, इसका प्रयोग हम आग बुझाने के रूप में भी करते हैं। कहाँ पर, आग बुझाने में भी इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, एक दोस्तों इसका उपयोग होता है प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में। कहाँ पर दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, देखो दोस्तों CO2 जो होती है वो हाइड्रोजन के साथ, वो जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती है, ग्लूकोज का निर्माण करती है, यानी C6H12O6। उसके साथ क्या करती है, ऑक्सीजन का निर्माण करती है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। और जो ये अभिक्रिया होती है वो किसके उपस्थिति के कारण होती है, ये होती है सूर्य प्रकाश की उपस्थिति के कारण। ठीक है दोस्तों, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति के कारण ये होती है। बात करें दोस्तों जो गोबर गैस होती है, जो गोबर गैस होती है, गोबर गैस में इस CO2 का कितना वेटेज रहता है, इसका CO2 का वेटेज रहता है 35%। यानी कि जो गोबर गैस में CO2 होती है वो कितने प्रतिशत पाई जाती है, 35% पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, वो इसका इसका जो CO2 गैस होती है ये ग्रीन हाउस गैस में भी पाई जाती है, ग्रीन हाउस गैस में भी पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया CO2 के बारे में। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करें जो नोबल गैस है, नोबल गैस है द हाइड्रोजन, नियोन, ऑर्गेन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडोन के बारे में पढ़ने वाले। ठीक है दोस्तों, ये भी बहुत बड़ा अच्छा टॉपिक है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे हीलियम, नोबल गैस से किसके बारे में, नोबल गैस किसके बारे में दोस्तों, नोबल गैस के बारे में बात करने वाले हैं। अब देखो दोस्तों, नोबल गैसों को हम क्या क्या बोलते हैं, नोबल गैसों को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फ्री गैस। क्या बोलते हैं, फ्री गैस बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, इनको बोलते हैं अक्रियाशील, अक्रियाशील गैस। क्या बोलते हैं दोस्तों, अक्रियाशील गैस बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, इनको बोलते हैं हम स्टेबल, स्टेबल गैस बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, और इनको बोलते हैं जीरो गैस। क्या बोलते हैं, जीरो गैस भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देख लेते हैं कि नोबल गैसें कौन कौन सी है। तो नोबल गैसें कौन कौन सी है, सबसे पहले हम बात करें हीलियम। हीलियम के बाद में आता है नियोन। ठीक है दोस्तों, नियोन के बाद में आता है ऑर्गन, ऑर्गन के बाद में आता है क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन के बाद में आता है जीनोन, जीनोन के बाद में आता है रेटोन। ये होती है दोस्तों सात, ये 6 नोबल गैस है। ठीक है दोस्तों, बात करिए दोस्तों इनका परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो इसका परमाणु क्रमांक होता है 2, इसका होता है 10, इसका होता है 18, इसका होता है 36, इसका होता है 54, इसका होता है 86। ठीक है दोस्तों, 86। एक दोस्तों एक और होता है नोबल गैस, एक और होती है, तो उसका नाम क्या है, उसका नाम होता है दोस्तों ओगेसन। क्या होता है दोस्तों, ओगेसन। क्या होता है, ओगेसन। यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये हाल ही में भी नई नोबल गैस का इसका खोज हुई है। ठीक है दोस्तों, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 118 इसका परमाणु क्रमांक होता है। ठीक है दोस्तों, याद रखना। तो ये सभी क्या है, परमाणु क्रमांक। यहाँ लिख देता हूँ मैं, परमाणु क्रमांक। ठीक है दोस्तों, ठीक है। एक दोस्तों इसमें ध्यान रखना, जो नोबल गैस होती है इन सभी में जो बॉन्ड पाया जाता है, ये भी बहुत बार एग्जाम पूछा गया है, उस बंध का नाम क्या होता है, उस बंध का नाम होता है वांडरवाल,
बंद क्या होता है दोस्तों? वांडरवाल बंद इसका नाम होता है। ठीक है दोस्तों, जो ये जो गैसें होती है नोबल गैसें, इन सभी में जो बॉन्ड पाया जाता है, बंद पाया जाता है, तो वो बंद कौन सा है? वांडरवाल बंद पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखना। अब देखो दोस्तों, इनकी बात करें तो ये सबसे हल्की गैस होती है हीलियम। सबसे यहाँ लिख लेता हूँ मैं, सबसे हल्की नोबल गैस। ठीक है दोस्तों, सीधे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं कि सबसे हल्की नोबल गैस कौन सी? ये होगी हीलियम। अब बात करें सबसे भारी नोबल गैस, तो सबसे भारी नोबल गैस कौन सी हो जाती है? ये है सबसे भारी नोबल गैस। कौन सी दोस्तों? सबसे भारी नोबल गैस। ठीक है दोस्तों, ये होगी सबसे हल्की, ये होगी सबसे भारी। ठीक है, अब हम बात करें सबसे ज़्यादा पाए जाने वाली गैस, तो सबसे ज़्यादा ये है ऑर्गन। क्या दोस्तों? सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली नोबल गैस कौन सी है? ऑर्गन। ठीक है दोस्तों, ये हो गई सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली। अब बात करें सबसे कम पाई जाने वाली, तो सबसे कम पाई जाने वाली कौन सी है? ये होगी रेडोन। कौन सी होगी दोस्तों? ये रेडोन ही होगी। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सीधे एग्जाम में यहाँ से सीधे क्वेश्चन बनेंगे कि सबसे कम पाए जाने वाली गैस कौन सी है, सबसे अधिक पाई जाने वाली कौन सी गैस है। ठीक है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो सबसे कम पाई जाने वाली नोबल गैस। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारे जो नोबल गैस है उनके बारे में हमने ये देख लिया। तो इससे बाद क्वेश्चन नहीं बनेगा एग्जाम में, खासतौर के जो आरआरबी एग्जाम होते हैं यहाँ से सीधे क्वेश्चन बनते हैं कि नोबल गैसें कितनी होती है। ठीक है दोस्तों, और इनमें सबसे हल्की गैस कौन सी होती है, सबसे भारी गैस कौन सी होती है, जीनोन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, ये परमाणु क्रमांक भी याद रखना, क्योंकि सीधे क्वेश्चन यहाँ भी बन जाता है कि क्रिप्टोन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो कितना होता है? 36 होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से ध्यान रख लेना, क्योंकि हमारे पास नोबल गैसेस। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे जो ये गैसें होती है इनका उपयोग के बारे में देखेंगे, इन गैसों का क्या क्या उपयोग है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस के बारे में। ठीक है दोस्तों, हीलियम गैस के बारे में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, देखो दोस्तों, इनकी बात करें हीलियम, तो ये ब्लड में सबसे कम घुलनशील गैस होती है, तो वो कौन सी होती है? हीलियम होती है। यहाँ लिख लेता हूँ मैं, ब्लड में सबसे कम घुलनशील गैस कौन सी होती है दोस्तों? वो हीलियम ही होती है। बात करें ब्लड में सबसे ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा कौन सी गैस होती है दोस्तों? वो होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है दोस्तों, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है दोस्तों, तो ब्लड में सबसे ज़्यादा घुलनशील कौन कौन सी गैस होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। और सबसे कम कौन सी होती है दोस्तों? ये हीलियम होती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ लिख देता हूँ हीलियम गैस। ठीक है, हीलियम, इसका प्रयोग हम गुब्बारे के अंदर भी करते हैं। कहाँ पर करते हैं दोस्तों? हीलियम गैस का उपयोग हम कहाँ पर करते हैं? गुब्बारे में इसका यूज करते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पे कोई समझाने वाली बात नहीं है, ये आपको याद ही करना पड़ेगा। हाइड्रोजन गैस, ये जो हीलियम गैस होती है, ये गुब्बारे में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, हवाई जहाज के टायरों में पाई जाती है। सबसे अधिक ब्लड में घुलनशील गैस कौन सी है? हीलियम है। ये आपको याद करना पड़ेगा, ये समझाने वाली बात यहाँ पर कोई नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये हवाई जहाज के टायरों में भी इसका उपयोग किया जाता है। लेकिन दोस्तों, हवाई जहाज के टायरों में भी इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, बात करें दोस्तों जो गोताखोर होते हैं, गोताखोर, तो गोताखोर में भी इस हीलियम गैस का प्रयोग करते हैं। देखो दोस्तों, जो गोताखोर होते हैं उनकी जो टंकी में होता है, टंकी में क्या क्या होता है? टंकी में होता है दोस्तों एक 85% जो गैस होती है, उसका नाम याद नहीं आ रहा है, आपको आगे बताऊंगा। वो जो 15% होती है, वो 15% क्या होती है? वो हीलियम गैस ही होती है। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना। तो गोताखोर में जो टंकी होती है उसका हम काम प्रयोग करते हैं, हीलियम का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। ठीक दोस्तों, ये हो गया हीलियम के बारे में। अब हम बात करें नियोन के बारे में, तो नियोन का प्रयोग कहाँ पर करते हैं? इसको दोस्तों, इसका प्रयोग करते हैं जो रोड होती है, रोड के सूचक बनाने में। कहाँ पर दोस्तों? रोड के सूचक बनाने में, यानी रोड के जो संकेत होते हैं उनको बनाने में, जैसे कि खतरनाक सिग्नल हुआ, विज्ञापन हुआ, लाल बत्ती वगैरह हुआ, इनका सब हम इसका प्रयोग करते हैं। कहाँ कहाँ पर करते हैं? जैसे कि खतरनाक कुछ सिग्नल हुआ, खतरनाक सिग्नल में इसका प्रयोग करते हैं। वो कहाँ पर प्रयोग करते हैं? विज्ञापन में इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, वो कहाँ पर करते हैं? लाल बत्ती में इसका प्रयोग करते हैं। ये हो गया नियॉन के प्रयोग। ठीक है दोस्तों, ये जो मेन इंपॉर्टेंट है मैं आपको वही बता रहा हूँ। देखो दोस्तों, ज़्यादा पढ़ने से कुछ नहीं होगा, हमको वही पढ़ना जो कि हमारे एग्जाम में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब हम बात करिए ऑर्गन।
ऑर्गन का प्रयोग कहाँ पर करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं दोस्तों विद्युत बल्ब के अंदर। कहाँ पर करते हैं, विद्युत बल्ब के अंदर इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, विद्युत बल्ब में प्रयोग कैसे करते हैं, जैसे कि इसमें जो ऑर्गन होती है, इसमें ऑर्गन होती है 15%, कितनी होती है 15%, और बाकी जो नाइट्रोजन होती है वो कितनी होती है 85%। ठीक है दोस्तों, तो ऑर्गन पाए जाने के कारण इसका प्रयोग होता है विद्युत बल्ब के अंदर। ठीक है दोस्तों, एक दोस्तों ये बात और याद रखना, जो वेल्डिंग के रूप में भी इसका उपयोग करते हैं दोस्तों, कहाँ पर, वेल्डिंग के रूप में भी प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, वेल्डिंग के रूप में भी इसका प्रयोग करते हैं। कैसे करते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन और ऑर्गन ये दोनों रिएक्शन करके कौन सा क्या बनाती है, ऑक्सी ऑर्गन बनाती है। कौन क्या बनाती है, ऑक्सी ऑर्गन। तो इस ऑक्सी ऑर्गन को भी हम क्या बोलते हैं, वेल्डिंग के रूप में इसको प्रयोग किया जाता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, आप तो ये याद रखना कि वेल्डिंग के रूप में हम किस किस नोबल गैस का प्रयोग करते हैं, एक्टिव गैस का प्रयोग करते हैं, तो वो ऑर्गन गैस इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है दोस्तों, ये हो गया ऑर्गन के बारे में। ठीक है दोस्तों, अब बात करिए अगली नेक्स्ट नेक्स्ट नोबल गैस के बारे में, तो वो जीनोन के बारे में। तो जीनोन को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम अजनबी गैस। क्या बोलते हैं दोस्तों, अजनबी गैस बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना, अजनबी गैस इनको बोलते हैं। ये आपको इसका एक उपयोग उपयोग याद रखना है, क्योंकि यहाँ से केवल एक उपयोग बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया जीनोन के बारे में। बात करिए दोस्तों रेडोन, तो रेडोन का हम उपयोग कहाँ पर करते हैं, इसका उपयोग करते हैं एक्सरे एक्सरे फोटोग्राफी में। कहाँ पर करते हैं दोस्तों, एक्सरे फोटोग्राफी में इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, एक इसका उपयोग करते हैं कैंसर उपचार कैंसर उपचार हेतु इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। कैंसर उपचार हेतु किस एक्टिव गैस का प्रयोग करते हैं, तो उसका उत्तर रहेगा रेडोन। क्या दोस्तों, रेडोन का उपयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हो गया एक्टिव गैस के बारे में। ठीक है दोस्तों, अब हम कुछ और पढ़ लेते हैं, जैसे कि हुआ फास्फोरस। क्या दोस्तों, फास्फोरस के बारे में पढ़ लेते हैं, ये भी एग्जाम में बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो क्या पढ़ेंगे, फास्फोरस के बारे में पढ़ेंगे। इसका संकेत क्या होता है, इसका संकेत होता है पी। क्या होता है दोस्तों, पी इसको बोलते हैं। देखो दोस्तों, फास्फोरस वैसे तो चार प्रकार के वैसे तो बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन मुख्यतः ये चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, जैसे कि देखो, एक तो होता है लाल फास्फोरस। क्या होता है, लाल फास्फोरस। ठीक है, एक होता है सफ़ेद फास्फोरस। ठीक है, ठीक है दोस्तों, एक होता है काला फास्फोरस। ठीक है, एक होता है पीला फास्फोरस। ठीक है दोस्तों, अब इनका देख लेते हैं इनका उपयोग क्या क्या है। जो लाल पारस फास्फोरस होता है, इनका उपयोग करते हैं हम माचिस की तीली बनाने सॉरी, माचिस की तीली बनाने में। कहाँ पर करते हैं दोस्तों, इसका प्रयोग करते हैं माचिस की तीली बनाने में, इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, बात करें दोस्तों, सफ़ेद फास्फोरस होता है, ये क्या होता है, ये ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है, ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना, इन चारों में सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील कौन सा होता है, सफ़ेद फास्फोरस होता है। ठीक है दोस्तों, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि ये चारों ऑप्शन दे दे और पूछ ले कि इन में से कौन सा ज़्यादा अभिक्रियाशील है, तो कौन सा रहेगा, सफ़ेद फास्फोरस ज़्यादा अभिक्रियाशील रहेगा। ठीक है दोस्तों, वो जो ये ब्लैक यानी काला फास्फोरस होता है, इसका उपयोग हम कहाँ पर करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं अर्धचालक के रूप में, इसका प्रयोग करते हैं, अर्धचालक के रूप में प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, एक होता है पीला फास्फोरस। तो पीला फास्फोरस का प्रयोग कहाँ पर करते हैं, पीला फास्फोरस का प्रयोग कहाँ पर करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं पटाखे बनाने में। कहाँ पर दोस्तों, पटाखे बनाने में इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए यहाँ से। तो आप तो यहाँ क्या करना है, एक ही लाइन में याद कर लेना, एक ही लाइन में कि लाल जो फास्फोरस होता है उसको प्रयोग करता है माचिस की तिल्ली बनाने में। सफ़ेद फास्फोरस होता है वो ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है। ठीक है दोस्तों, काला फास्फोरस होता है वो अर्धचालक के रूप में प्रयोग करते हैं। जो पीला फास्फोरस होता है वो उसका हम कहाँ पर करते हैं, पटाखे बनाने में इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हो गया फास्फोरस के बारे में। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों अगले नेक्स्ट वीडियो में जब देखो दोस्तों, अगर मैं और आपको इस टॉपिक से और ज़्यादा पढ़ेंगे तो ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो बाकी बचा हुआ पार्ट है हम अगले नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो उसको ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर आपको कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।